नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में हुई भारत अमेरिका द्विपक्षीय वार्ता के बाद एस जयशंकर का बयान, कहा भारत और अमेरिका के हित हैं समान। यूएसए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को बताया अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार। पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा निर्देश, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के लिए बनाए जाएंगे होल्डिंग सेंटर। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर कार्रवाई का निर्देश, जिला अधिकारियों, पुलिस कमिश्नरी और एसपी कार्यालयों को भेजी कॉपी। बंगाल बॉर्डर पर शुभेंदु सरकार की बड़ी कार्रवाई, घुसपैठ रोकने के मद्देनजर सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा एक्शन। फेंसिंग को लेकर जमीन सर्वे हुआ तेज, फेंसिंग प्रक्रिया में आई तेजी। उत्तर भारत में बढ़ रही है गर्मी, खतरनाक लू से लोगों का हो रहा है हाल बेहाल। दिल्ली एनसीआर में भी बढ़ रही है चिलचिलाती गर्मी। सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त आदेश, बिजली आपूर्ति कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और पाकिस्तान के क्वेटा में सेना को ले जा रही ट्रेन पर आत्मघाती हमले से मची तबाही, 30 लोगों की मौत की खबर, 50 से ज्यादा घायल। बलूच लिबरेशन आर्मी से जुड़े गुट ने ली हमले की जिम्मेदारी। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जिसमें वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई थी। In terms of the political understanding between India and the United States, I think we have a strategic partnership which emanates from a convergence of national interests in many areas. Yesterday, during the Secretary's call on the Prime Minister, some global and regional issues were discussed, and in our subsequent meeting at the embassy, we took up developments pertaining to West Asia, Middle East, to the Indian subcontinent and to East Asia. I also shared with him some impressions I had of my recent visit to the Caribbean. And our talks today over lunch will focus on the latest developments in the Gulf. As you all know, a few things have happened or seem to be happening overnight, and also on the Ukraine conflict. विदेश मंत्री जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। दोनों देश दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र हैं और साझा मूल्यों पर आधारित सहयोग उनके हितों को जोड़ता है। नेता नियमित रूप से लोगों और वोटर्स को जवाब दे रहते हैं। A strategic partnership is when your interests as two nations are aligned and you work together strategically to solve those problems. And the list of issues that we work together with India on, the breadth and scope of them, is what highlights the fact that India is an important strategic partner of the United States, one of our most important strategic partners in the world. It begins with the fact of our shared values. We are the two largest democracies in the world. And so obviously that in and of itself begins to align our interests simply because our leaders respond directly to voters and people on a regular basis. स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, ईरान इसका मालिक नहीं है। युद्ध से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून के किसी भी सिद्धांत के तहत ये अवैध है। This is an international waterway. They don't own it. It's an international waterway, and what they are doing now is basically they are threatening to destroy commercial vessels using an international waterway. That is illegal under any concept of international law that governs us, but it's also if we allowed that to become normal, we would be normalizing an unacceptable status quo and setting a dangerous precedent that could be replicated here in this region and in multiple places around the world.
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। बातचीत का पहला दौर मार्च में वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था और दूसरा दौर 8 मई को संपन्न हुआ। पीयूष गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कनाडाई डॉलर तक पहुंचाना है। और पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों और सजा पूरी होने के बाद भी प्रत्यार्पण की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे विदेशी बंदियों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर हर एक जिले में होल्डिंग सेंटर बनाने का फैसला लिया है। इन केंद्रों में मुख्य रूप से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को रखा जाएगा, जब तक कि उन्हें उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। 23 मई 2026 को जारी आदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या का जिक्र है। इस मामले में जिला प्रशासन को जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। और पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार बनने के बाद अब इसका असर जमीन पर साफ तौर पर दिखने लगा है। चुनाव के दौरान उठाए गए बॉर्डर सुरक्षा के मुद्दे पर अब तेजी से काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ रोकने और फेंसिंग को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सीमा सुरक्षा को लेकर कार्रवाई अब जमीनी स्तर पर नजर आने लगी है। सीमा से लगे इलाकों में बाड़बंदी का काम तेज कर दिया गया है। कंटीले तार लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और अधिकारी लगातार सीमा से जुड़े गांवों में पहुंचकर जमीनी सर्वे और हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार का कहना है कि तय समय के भीतर BSF को जमीन सौंप दी जाएगी ताकि सीमा सुरक्षा और मजबूत हो सके। वहीं सीमा से जुड़े गांवों में इस पहल को लेकर उत्साह का माहौल है। लंबे समय से फेंसिंग की मांग कर रहे ग्रामीण अब इसे सुरक्षा और स्थिरता से जोड़कर देख रहे हैं। कई लोग जमीन के कागजात लेकर अधिकारियों के पास भी पहुंच रहे हैं ताकि काम तेजी से पूरा हो सके। लोगों को उम्मीद है कि फेंसिंग के बाद घुसपैठ और तस्करी पर रोक लगेगी और सीमा क्षेत्र पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगे। लोगों का कहना है कि अब तक इस इलाके में काफी परेशानियां बनी रहती थीं। घुसपैठ और असुरक्षा की वजह से जीवन मुश्किल होता था, लेकिन अब हालात बदलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। चुनाव के वक्त बताया था 45 डेज के अंदर बंगाल के जो बॉर्डर फेंसिंग का जो काम रुका हुआ था स्टेट गवर्नमेंट के वजह से, वो काम 45 डेज के अंदर हो जाएगा। वो वादा हम लोग देख रहे हैं, हमारा आंखों के सामने अभी 15 दिन में खत्म हो रहा है। इसलिए हम खूब खुश है। घर में वो बांग्लादेश का आदमी वो गोरू भी चोरी करके ले जाता था इधर में, ठीक है, वो भी बंद हो गया। अभी तो जो तारकटा है जो फेंसी होगा तो चोरी भी रुक जाएगा। वो जो सीमांतो इलाका का जो आदमी है उसका सपना पूर्ण हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे तारबंदी नहीं होगा ना तो हमका मतलब पूरा जीवन हमको भुगतना पड़ेगा, पूरा जीवन। हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये हो। और बॉर्डर सुरक्षा को लेकर शुभेंदु सरकार अब तेज एक्शन मोड में नजर आ रही है। बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। घुसपैठ और तस्करी पर रोक लगाने पर सरकार का फोकस है। कटीले तार लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बॉर्डर सुरक्षा पर शुभेंदु सरकार का ये बड़ा एक्शन है। घुसपैठ और तस्करी रोकने पर सरकार का फोकस है और साथ ही आपको बता दें कि कटीले तार लगाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। और साथ ही मुख्यमंत्री शुभेंदु के निर्देश के बाद प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है और 45 दिनों में BSF को जमीन सौंपने की भी तैयारी की जा रही है। और आपको बता दें कि पहले चरण में 27 किलोमीटर क्षेत्र में प्रक्रिया को शुरू किया जा चुका है और सीमा से जुड़े गांवों में लगातार सर्वे और जमीन से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी तरह से की जा रही हैं।
और साथ ही बॉर्डर से लगे कालियानी गांव में डीडी न्यूज ने जमीनी हालात की पड़ताल की। करीब 900 परिवार वाले इस गांव में लंबे समय से फेंसिंग की मांग उठाते रहे हैं। 2017 से ग्रामीण इस मुद्दे को लगातार उठाते आ रहे हैं। अब प्रक्रिया तेज होने के बाद ग्रामीणों में उम्मीद बढ़ी है। राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचकर जमीन का सर्वे कर रहे हैं। कई लोग अपने दस्तावेज लेकर प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं। और ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों का कहना है कि वो फेंसिंग के लिए जमीन देने को तैयार हैं और इससे घुसपैठ पर रोक लगेगी और सुरक्षा भी मजबूत होगी। साथ ही वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सीमा सुरक्षा को लेकर पहले गंभीरता नहीं दिखाई देती थी। वोट बैंक की राजनीति के लिए फेंसिंग नहीं कराई गई, जिससे बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा मिला। और हाईकोर्ट ने भी ममता सरकार को फटकार लगाई थी। बीएसएफ को जमीन देने में टाल मटोल करने के आरोप लगे थे और साथ ही 9 जिलों में 127 किलोमीटर जमीन की मांग के मुकाबले सिर्फ 8 किलोमीटर जमीन ही सौंपी गई थी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में रविवार को एक साथ 2 बड़े घटनाक्रम देखने को मिले। एक तरफ फलता उपचुनाव में बीजेपी को मिली बढ़त को लेकर जनता ने तृणमूल कांग्रेस और अभिषेक बनर्जी के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल पर सवाल खड़े किए, तो दूसरी ओर कोलकाता में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर अभियान तेज हो गया। सुबह से ही कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम कई इलाकों में अवैध इमारतों को गिराने की कार्रवाई में जुटी रही। सबसे बड़ी कार्रवाई बेलेघाट इलाके में देखने को मिली, जहां तृणमूल समर्थित बताए जा रहे राजू नस्कर के 2 मकानों पर सरकारी हथौड़ा चला। बेलाघाटा की 34 नंबर रोड पर स्थित उसका सफेद आलीशान मकान किसी राजमहल जैसा दिखाई देता है। करीब 80 सदस्यीय नगर निगम टीम भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इमारत को ढाने के काम में लगी रही। इसी तरह तिलजला के जे खान रोड स्थित अवैध 7 मंजिला इमारत पर भी प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक निर्माण को लेकर पूर्व में सुनवाई की गई थी, लेकिन आरोपी पक्ष की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। बीबी चटर्जी स्ट्रीट इलाके में भी अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई जारी रही। बताया जा रहा है कि इस निर्माण का संबंध सोना पप्पू नामक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को नियमों से ऊपर नहीं माना जाएगा। और पश्चिम बंगाल से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के फलता उपचुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली है। जी हां, पश्चिम बंगाल के फलता उपचुनाव में भाजपा की जीत दर्ज की गई है। बड़ी जीत मिली है। भाजपा के देबांशु पांडा ने जीत को दर्ज किया है। ये एक बड़ी खबर जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि फलता सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। फलता उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी देबांशु पांडा की रिकॉर्ड जीत पर जनता को उन्होंने धन्यवाद भी कहा है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त की जो हम आपको पहुंचा रहे हैं आपके पास कि भाजपा के देबांशु पांडा ने जीत दर्ज की है। ये बीजेपी की पश्चिम बंगाल के फलता में उपचुनाव में भाजपा की बड़ी जीत बताई जा रही है। और साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि पश्चिम बंगाल की में ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको डीडी न्यूज़ के जरिए पहुँचा रहे हैं आपके पास। और पश्चिम बंगाल के फलता उपचुनाव में भाजपा ने इस वक्त एक बड़ी जीत दर्ज की है और देबांशु पांडा ने ये जीत दर्ज की है। फलता उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी देबांशु पांडा की रिकॉर्ड जीत पर जनता को उन्होंने धन्यवाद भी बोला है। जिस तरह से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग खुशी भी मना रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल भी लगा रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर भाजपा ने बता दिया है कि जीत दर्ज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब बदलाव की लहर आती है तो कुछ ऐसी ही नज़र आती है। पश्चिम बंगाल का फलता जहां बताया जा रहा है कि बड़ी जीत हासिल की है भाजपा के देबांशु पांडा ने।
और आइए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही प्रदेश में कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें अब पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु ने पिछली ममता सरकार के बकरीद पर छुट्टी वाले फैसले को भी बदल दिया है। दरअसल पिछली सरकार में बकरीद पर 2 दिन की छुट्टी मिलती थी, पर अब इस साल 28 मई को मनाए जाने वाले बकरीद के त्योहार पर सिर्फ 28 मई को यानी 1 दिन का ही अवकाश होगा। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग और संबंधित एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि गांव हो या नगर, हर जगह बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को बिजली उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने और सभी उत्पादन इकाइयों को पूरी दक्षता से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष बिजली की पीक मांग 30,339 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। इसके बावजूद आपूर्ति व्यवस्था मजबूत बनी रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता को बिजली आपूर्ति और समस्या समाधान की सही एवं समयबद्ध जानकारी उपलब्ध कराई जाए। हीट वेव को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। उन्होंने अस्पतालों, पेयजल और बिजली व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मरीजों के इलाज के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि लू से बचाव के लिए सावधानी बरतें, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें तथा सूती या खादी के ढीले वस्त्र पहनें। उन्होंने आग लगने की आशंका वाली किसी भी लापरवाही से बचने की भी सलाह दी। वहीं अधिकारियों को श्रमिकों की थकावट और निर्जलीकरण और लू से बचने के लिए विशेष इंतजाम करने के भी निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नितिन नवीन कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे, जहां नितिन नवीन ने बेंगलुरु के प्रसिद्ध क्वाड मल्लेश्वरा मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा से मुलाकात भी की। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखा और अलग अलग जगहों पर नितिन नवीन का स्वागत भी किया गया। अगर आपके पास भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम पर 5 लाख के लोन की मंजूरी वाला कोई पत्र सोशल मीडिया के जरिए पहुंचा है तो सावधान हो जाइए। सोशल मीडिया पर एक फर्जी लेटर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि 2,550 रुपए की प्रोसेसिंग फीस जमा करने के बाद लोन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने इस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इस तरह का कोई मंजूरी पत्र जारी नहीं किया गया है। साथ ही ये भी साफ किया गया है कि मुद्रा योजना सीधे लोगों को लोन नहीं देती, बल्कि इस योजना के तहत बैंक और दूसरी वित्तीय संस्थाएं लोन देती हैं। यानी अगर कोई आपसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे मांग रहा है तो सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे किसी भी वायरल मैसेज या लेटर पर भरोसा न करें। पहले आधिकारिक जानकारी जरूर जांच लें। ऐसी किसी भी भ्रामक जानकारी से बचें और किसी भी संदिग्ध दावे की तुरंत शिकायत करें। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका में इबोला वायरस के बढ़ते खतरे के बीच भारत ने प्रभावित देशों की मदद के लिए चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इबोला से पैदा हुई स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने में भारत अफ्रीकी देशों के साथ खड़ा है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला के खतरे को अत्यंत गंभीर बताया है। इसे देखते हुए भारत ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर जांच तेज कर दी गई है और राज्यों व अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है।
आज यानी 24 मई को कॉमनवेल्थ गेम्स डे है। इस बीच कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की तैयारियों के साथ अहमदाबाद भारत के खेल मानचित्र पर एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। पेश है एक खास रिपोर्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की तैयारियों के बीच अहमदाबाद में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार हो रहा है। विश्व स्तरीय स्टेडियम, मल्टी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर और आधुनिक सुविधाएं अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगे हैं। वहीं विजयी भारत फाउंडेशन में युवा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर देने, खेलों को बढ़ावा देने और प्रतिभाओं को निखारने पर खास जोर दिया जा रहा है। विजय भारत में मेरे को 1 ही साल हुआ है, लेकिन मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मेरी परफॉर्मेंस अप ही गई है। स्पेशली बहुत अच्छे कोचेस प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रेनिंग के लिए। हमारा फेंसिंग हॉल बहुत ज़्यादा अच्छा है और पिच बहुत महंगी होती है, लेकिन हमें बहुत अच्छे नंबर में पिच प्रोवाइड की गई है। हमारी एक नई हाई परफॉर्मेंस सेंटर हम बना रहे हैं इस समय, जो कि 2028 तक रेडी हो जाएगा। हमने उसमें सारी सुविधाएं ऐसी रखी हैं कि हम कॉमनवेल्थ गेम्स के होस्ट करने के लिए रेडी रहें, और अगर सरकार हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है तो हम बिल्कुल रेडी हैं होस्ट करने के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स। अहमदाबाद का वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देश के सबसे आधुनिक मल्टी स्पोर्ट्स परिसरों में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। इसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के संभावित वेन्यू के रूप में भी देखा जा रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग खेलों के लिए ट्रेनिंग एरिना और विश्व स्तरीय सुविधाएं यहाँ की तैयारियों की झलक पेश करती हैं। 20 एकड़ भूमि में ये पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को ध्यान में रखते हुए ये मल्टीपर्पज इंडोर एरिना बना है, जहाँ पे एट अ टाइम 5200 दर्शक बैठ के ये पूरे स्पोर्टिंग एरिना में कोई भी स्पोर्ट्स जहाँ पे जो आयोजन होगा उसका लुत्फ उठा पाएंगे। लास्ट ईयर यहाँ पे हमने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप किया था, जिसमें पूरे कॉमनवेल्थ देशों की तरफ से 300 से ज्यादा एथलीट यहाँ पे आए थे, और सबने सराहा है कि काफी इंटरनेशनल नॉर्म्स के इंटरनेशनल लेवल का ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, और जो भी रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट करने के लिए चाहिए वो सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल होती है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, शहर की बढ़ती खेल महत्वाकांक्षाओं का एक बड़ा प्रतीक बन चुका है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 से जुड़ी तैयारियों के साथ उम्मीद की जा रही है कि खेल सुविधाओं के साथ साथ शहर की कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को भी नई मजबूती मिलेगी। अहमदाबाद में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार तेजी से जारी है, और इसी के साथ 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां भी रफ्तार पकड़ती दिखाई दे रही है। कोशिश सिर्फ खेलों की मेजबानी तक सीमित नहीं, बल्कि भारत के खेल भविष्य को नई दिशा देने की भी है। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। और आपको एक बार फिर बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में फलता उपचुनाव में भाजपा की जीत दर्ज की गई है। फलता सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है और भाजपा के देबांशु पांडा ने जीत दर्ज की है। फलता उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी देबांशु पांडा की रिकॉर्ड जीत है, और जिसका उन्होंने जनता को धन्यवाद किया है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से सौरभ दत्ता। सौरभ, सीधे आपके पास आना चाहेंगे, इस बड़ी जीत को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए चुरान, एकदम फाइनल जो रिजल्ट है वो आना अभी बाकी है, 2 राउंड का रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन 1 लाख से भी ज़्यादा मार्जिन से बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं, ये बात तो तय है। और उसको लेकर ये कितनी बड़ी जीत है, सीएम शुभेंदु अधिकारी का अभी एक पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि डायमंड हार्बर मॉडल, ये जो फलता को लेकर जो बार बार कहा जाता था अभिषेक बनर्जी की तरफ से, डायमंड हार्बर के जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लेकर कहा करते थे वो कि डायमंड हार्बर मॉडल उसको कोई 7 जन्म तक छू नहीं सकता। ये पहली बार देखा गया कि ये कहा जा रहा है कि इस बार भय मुक्त चुनाव हुआ था, डर मुक्त चुनाव हुआ था, और उससे पहले उससे ही जनता ने छू दिया डायमंड हार्बर मॉडल को, और जनता जैसे ही छुआ डायमंड हार्बर मॉडल को, डायमंड हार्बर पूरा ध्वस्त हो चुका। और इसी के चलते ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि अब तक के हिसाब से चुनाव आयोग की सूत्र से हवाले से जो खबर मिल रहा है, टीएमसी उम्मीदवार को 3% वोट मिला है। 3% वोट, 71% वोट मिला है भाजपा को। सीपीएम का वोट है जो सेकेंड है वो 19% है, 19% वोट मिला है।
और 3%, ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि 3% वोट मिला है। डायमंड हार्बर मॉडल में फलता के रिपोल में टीएमसी के उम्मीदवार को 3% वोट मिला है। क्यों ये बात इतनी जिक्र में, इतने चर्चा में है? क्योंकि जहांगीर खान 48 आवर्स पहले खुद को नाम हटा लिया था, ठीक है, लेकिन जहांगीर खान वहां कौन थे? वहां तो अभिषेक बनर्जी कहते थे कि डायमंड हार्बर में मैं ही सब सीटों का उम्मीदवार हूं। ममता बनर्जी कहती थी कि 294 सीट में वो उम्मीदवार है, तो वहां पे जहांगीर खान का नाम भी था, पास में सिंबल भी था। तो सिंबल में वोट क्यों नहीं हुआ? क्यों ममता बनर्जी को देखकर फलता के लोग, जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, वो वोट नहीं दिए? 3% कैसे हो गया? जो सत्ता में था 10-20 दिन पहले भी जो पार्टी सत्ता में था, 20 दिन में 3% वोट। बिल्कुल सौरभ, ये कहा जा सकता है कि टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है और डबल इंजन की जो सरकार है वो और ज्यादा मजबूत हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। और अब खबर कान फिल्म फेस्टिवल से। उनासीवें कांस फिल्म महोत्सव का यादगार सफर एक शानदार समारोह और विजेताओं के ऐलान के साथ संपन्न हुआ। सबसे बड़ा सम्मान यानी पाम डेओर रेमानियाई निर्देशक क्रिस्टियन मुंगियो के फिल्म फिआर्डो को दिया गया। देखिए हमारी संवाददाता जया सिन्हा की ये रिपोर्ट। भारतीय सिनेमा की विरासत को सम्मान देने से लेकर नई पीढ़ी की कहानियों को वैश्विक मंच तक पहुंचाने तक कान 2026 में भारत की भागीदारी सिर्फ मौजूदगी नहीं बल्कि एक बेहद सशक्त सांस्कृतिक सिनेमाई संदेश था कि अब दुनिया के कोने कोने तक भारतीय फिल्में सीधे पहुंच रही हैं। फ्रेंच रिवेरा की चमक, दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों का उत्साह और आखिरकार सामने आया 79वें कान फिल्म महोत्सव का सबसे बड़ा विजेता। इस बार कान 2026 में दुनिया भर की निगाहें टिकी थीं उन फिल्मों पर जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज, राजनीति और इंसानी भावनाओं की गहरी परतों को सामने लेकर आईं। रोमानियन फिल्म मेकर क्रिस्टियन मुंगियो ने अपनी फिल्म फियोर्ड के लिए दूसरी बार प्रतिष्ठित पाल्मे डियोर अपने नाम कर लिया। ग्रैंड पिक्स अपने नाम किया माइनाटो ने, जिसके निर्देशक हैं रूसी फिल्मकार आंद्रे ज़िविया गिटनेसे। बेस्ट डायरेक्टर पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया ज़ेवियर काल्वो और ज़ेवियर एम्ब्रोसी को फिल्म ला बोला निग्रा के लिए, जबकि पॉलिश निर्देशक पावेल पाविकोवस्की को मिला फादरलैंड के लिए बेस्ट डायरेक्टर सम्मान। This festival was very bright, very nice, very so emotional. So many people, so many languages, and this festival was very useful for me. I'm very glad. दक्षिण कोरियाई फिल्म पार्क चैन वुक की अध्यक्षता वाली जूरी ने अभिनय श्रेणी में भी सबको चौंका दिया। बेस्ट एक्टर पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला फिल्म क्वाड के दो युवा कलाकारों को, इमैनुअल मैकिया और वैलेंटीन कैंपेन को। Okay, for France it's very important because we see very famous people and the films are incredible and it is very famous. We love stars and we enjoy it a lot. It is gorgeous. We have seen so many beautiful outfits and everything. We've seen the festival on the beach. So many celebs here, excited people, amazing fashion, good vibes. I was enjoyed so much the festival. I think my best day today is was when I was saw Georgina, and so that's really nice. That's why I was enjoying so much. और इस बार कान में भारत की मौजूदगी भी लगातार चर्चा में रही। इफ्फी 2026 के लिए आमंत्रण हो या फिर विभिन्न देशों के साथ भारत का सिनेमैटिक कोलैबोरेशन, भारतीय प्रतिभाओं की अंतर्राष्ट्रीय मौजूदगी ने कान में भारत की कल्चरल सॉफ्ट पावर को मजबूती से पेश किया।
नई कहानियां, बोल्ड सिनेमा, उभरती प्रतिभाओं और ग्लोबल क्रिएटिविटी के इस उत्सव ने एक बार फिर साबित किया कि सिनेमा किसी भी सीमा से बड़ा है। कान 2026 में भारतीय सिनेमा, फैशन, क्षेत्रीय कहानियां और कोलैबोरेशंस ने दुनिया भर का ध्यान खींचा। यानी कि कान 2026 सिर्फ फिल्मों का मंच नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते सांस्कृतिक प्रभाव का भी वैश्विक मंच पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन बनकर उभरा। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, कान। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।